नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया। उसके तहत 1 लाख करोड़ का ये फंड बनाया गया है, जिसमें किसानों को और उनके संगठनों को ये पैसा दिया जाएगा। असल में सरकार ने कोविड के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। उसी पैकेज में 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल में की थी। अब इस फंड को एक तरह से लॉन्च कर दिया गया है और इसका मकसद ये है कि किसानों को प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज बनाने, भंडारण की बाकी सुविधाएं, कलेक्शन सेंटर, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगाने जैसे काम के लिए कर दिया जाएगा, जो जिसकी अवधि 10 साल होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये जो सुविधाएं हैं, इनके बनने का फायदा ये होगा कि किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक बदलाव आएगा, जो कि किसानों को उनके लिए उपज के बेहतर दाम में मदद करेगा। इस फंड में देश भर में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गांव-गांव में भंडारण की सुविधाएं स्थापित होंगी, पैकेजिंग की होंगी, ग्रेडिंग की होंगी, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे और साथ में रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। ये तमाम सारी अच्छी बातें जो फंड है उसकी घोषणा के वक्त कही गई है, सरकार ने दिखाया है। इसके लिए बैंकों का जो सरकारी बैंक है उनका समूह एक तैयार किया गया है। लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश के लिए एक तरीके से परोक्ष कदम है। सरकार का सीधे जो है ये उस तरीके का कदम नहीं है जिसमें कि सरकार खुद से पैसा लगा करके एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश कर रही है। जो ये पूरा का पूरा जो मसला है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन जी, जो पूर्व सचिव रहे हैं कृषि मंत्रालय में, और हमारे साथ हैं हर्ष बनवाला, जो कि नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। और क्योंकि नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है इस पूरे जो नया पैकेज है उसमें, इन दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे। देख लेते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने जिस 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा पिछले रविवार को की, दरअसल वो उसी 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा है, जिसका ऐलान अप्रैल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। इस फंड के तहत प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज बनाने, वेयर हाउस और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। ये लोन प्राइमरी एग्री क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसानों के समूह, किसान उत्पाद संगठनों, व्यक्तिगत किसान, एग्री एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक प्लेयर्स को दिया जाएगा। इसके तहत पहले साल यानी 2020 से 21 में 10,000 करोड़ रुपए और उसके बाद हर 3 साल में 30-30 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस तरह 10 साल में पूरे 1 लाख करोड़ रुपए के लोन का वितरण किया जाएगा। लोन पर सालाना ब्याज में 3% छूट दी जाएगी। ब्याज छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक मिलेगा। कर्ज की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए तक है। सरकार की ओर से इस फंड को सारी कृषि समस्याओं का समाधान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे फसलों की बर्बादी कम होगी। सही समय पर सही कीमत के साथ किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से भी किसानों के फायदे की बात कही गई है। लेकिन क्या वाकई ये इतना जरूरी है? दरअसल नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पहले से ही कूलिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रक और कोल्ड स्टोरेज के लिए क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंस मुहैया कराता है। वहीं आलू के कोल्ड स्टोरेज की देश में कमी नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज के स्टोरेज की भी कमी नहीं है। ऐसे में स्टोरेज से जुड़ी एक और स्कीम की क्या वाकई जरूरत है? जानकार कह रहे हैं कि कोल्ड चेन और एग्रो प्रोसेसिंग कृषि की समस्या का हल नहीं है। भारत 3/4 गन्ने की उपज मिलों की ओर से प्रोसेस की जाती है। वहीं दूध उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा डेयरी में प्रोसेस होता है।
इससे गन्ने की बकाया समस्या हल नहीं हुई और दूध के दामों में गिरावट की समस्या भी जस की तस है। दरअसल जानकार कह रहे हैं कि सरकार एग्रो प्रोसेसिंग की ओर से फोकस दिखाकर खेती की मूल समस्याओं से मुंह मोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सिराज साहब, मैं पहले आपसे पूछूंगा ये बात कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरीके से स्टार्व्ड है, मैं ये कहूंगा, सूखा पड़ा हुआ है वहां पे इन्वेस्टमेंट का। ना तो सरकार के पास संसाधन है निवेश करने के। अगर पूरा एग्रीकल्चर बजट और रूरल डेवलपमेंट का बजट भी आप देखोगे, उसमें ज्यादातर हिस्सा या तो सब्सिडी का है या डायरेक्ट मदद का है, जो कि फार्मर्स को दे या आप दूसरे लोगों को दे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जो कि धरातल पर जो निवेश हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका जो हिस्सा है वो बहुत कम है। हालांकि अधिकारी तो ये भी कहते हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो भी निवेश है, मैं तो नहीं मानता हूं, और टेक्निकली वो हो भी नहीं सकता। तो ये जो फंड है एक तरीके से, जो 1 लाख करोड़ का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया है, जो 4 साल में ये पैसा उसमें इन्फ्यूज होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको आप क्या वाकई रिवोल्यूशनरी कदम की तरह देखते हैं? जैसे कि हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी कह भी रहे, बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्या मानना है आपका? ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सरकार ने पहली बार बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि आप अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्जा दीजिए। देखिए, अभी तक भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत 18% लेंडिंग होती है प्रायोरिटी सेक्टर में, और उसमें से 8% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, बाकी इनको मिल सकता था। लेकिन वो कितना अमाउंट पोस्ट हार्वेस्ट में गया, कितना अमाउंट कोल्ड स्टोरेजेस में गया, इस सबका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मैंने काफी कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला। तो इस बार ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमसे एमओयू साइन करिए बैंकों से, और हम चैनलाइज करेंगे, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, क्रेडिट गारंटी देंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा कदम है क्रेडिट को चैनलाइज करने के लिए। सो ये क्योंकि नाबार्ड इसमें कोऑर्डिनेटर की तरह से काम करेगा, तो जैसे सिराज साहब कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम है, और जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए जो संसाधन खड़े करने हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें ये पैसा सीधा जा पाएगा। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसा आप स्वयं कह रहे थे कि ग्रामीण भारत में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जी। हमारी कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ हमारी काफी पॉपुलेशन, जो जनसंख्या, वो गांव में रहती है। अगर उनके लिए, जहां का यूथ काफी अपेक्षाएं रखता है, जी, अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां होना बड़ा जरूरी है। और एक ग्रामीण हाउस होल्ड को देखें तो उसमें से करीब 35 से 40% इनकम एग्रीकल्चर से आज भी आती है। जी। चाहे वो मजदूरी से कमाता हो, प्राइवेट सेक्टर से काम, नौकरी से या सरकारी नौकरी से करता हो, या गैर कृषि कार्य करता हो। तो ये ब्रॉड रूपरेखा है। तो कृषि संबंधित चीजें आने वाले समय में भी और आज के समय में भी काफी उपयोगी सिद्ध होंगी, अगर हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये आता है कि जब ग्रामीण भारत में हमें ये अपॉर्चुनिटीज देनी है, एग्रीकल्चर के अराउंड देनी है, तो काफी कुछ काम हमारे देश में आज तक हुआ है जो प्रोडक्शन संबंधित रहा है, जो पैदावार संबंधित फोकस रहा है। और अब क्योंकि पैदावार हमारी काफी फसलों की, चाहे वो फलों की हो, चाहे कमोडिटीज किसी भी तरह की हो, वो काफी बढ़ गई है। तो हमें उसको प्रोसेस करके मार्केट में हर एक कंज्यूमर के हिसाब से लाना पड़ेगा, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लाना पड़ेगा। तो किसान को अगर मार्केट से जोड़ना है, तो पूरी एक वैल्यू चेन जो ऑलरेडी है, उसके अलावा क्या हम वैल्यू चेन तैयार कर सकते हैं हो जो लॉसेस को कम रखें, जी, जो प्रोसेस को बढ़ावा दें, हाँ, जो रीजनल प्रोडक्शन पर फोकस्ड हो, और हमारे छोटे छोटे किसानों के अंदर भी उसको समायोजित करने की एक क्षमता। तो मैं समझता हूं ये जो ऋण दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत ही बढ़िया कार्य है।
लेकिन इसके साथ साथ जी छोटे किसानों को इससे लाभान्वित करने के लिए हमें सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सोशल इंटरवेंशन की जरूरत है, उसके अंदर एक मार्केट को सर्व करने की क्षमता पैदा करने की जरूरत है, उसके अलावा कई और चीजें हैं और उसके हिसाब से हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को बदलने की भी जरूरत है। हम इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने शुरू में मुझसे पूछा, ये एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है और इस चीज की मैं समझता हूं। देखिए, सिराज हुसैन साहब ने भी बोला जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभी 2016 में डेफिनेशन रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बदली थी और आप देखें तो ये कुछ फंड्स बनाए गए थे जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो पैसा नहीं जा पाता है, लैंडिंग जिस अनुपात में होनी चाहिए नहीं हो पाती है, वो फंड्स बना करके अलग अलग बैंकों को, नाबार्ड को भी मिलता है, स्मॉल सिडबी को मिलता है, नेशनल हाउसिंग बैंक को मिलता है, ताकि उस अलग अलग क्षेत्रों में वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए जा पाए। ये RIDF की बात आप कर रहे हैं? RIDF भी है उसके अंदर, लेकिन अगर आप देखें तो RIDF से पूरे भारत में 25,000 करोड़ से क्या होगा जी, सालाना जो 25,000 करोड़ है, अगर हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट से पैसा आना चाहिए। अब कोविड के बाद जब सब स्टेट गवर्नमेंट्स की आमदनियां घट रही हैं जी, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट की जो होनी चाहिए उसके द्वारा उसके ऊपर कटौती लगती है, हमने देखा। ये सिराज साहब, ये सरकार का एक कदम है और लेकिन ये जो 2 करोड़ का एक इसमें मैक्सिमम लिमिट रखी है कि किसी बोरोवर को 2 करोड़ रुपए तक का ये इंटरेस्ट सबवेंशन का लोन होगा, उसमें ठीक है रिपेमेंट में मोरेटोरियम भी होगा और राहत भी है। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में चाहिए, या तो आप बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि किसान एक गोडाउन बनाएगा एक उसका, या फिर वो इस तरीके का मार्केट में शेड होगा। यहां सवाल आता है मेनली जो पेरिशेबल प्रोड्यूस हैं उनके नुकसान का एक बड़ा सवाल आता है। तो ये क्या, ये जो लिमिट है ये ठीक है उसके हिसाब से, और साथ में इसमें पहला जो फोकस है वो है किसानों के अपने संगठन, FPO हो या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव या क्रेडिट सोसाइटी हो, उनके माध्यम से जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन में जी, वो ऑलरेडी काफी सब्सिडाइज्ड है जी। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स के लिए 10 करोड़ तक की ग्रांट देती है और कई आइटम्स जो इस योजना में कवर होंगे जैसे पैक हाउसेज हैं, कोल्ड चेन है, रीफर व्हीकल्स हैं वगैरह वगैरह, वो ऑलरेडी कोल्ड चेन स्कीम में 10 करोड़ की ग्रांट लेने के मुस्तहिक है, उनको मिल सकती है 10 करोड़ की ग्रांट। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने सैंक्शन किए हैं जिनमें वो ग्रांट एंटरप्रेन्योर ले रहे हैं। इसी तरीके से जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है उसमें भी ग्रांट अवेलेबल है 25 से लेकर 35% तक हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि जो 2 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं उनमें ऑलरेडी ग्रांट अवेलेबल है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन लोगों को भी, वो कोई कह सकता है कि भाई उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की शायद ये अच्छी नीति है कि भाई उनको वो ग्रांट ऑलरेडी मिल रही है, इसलिए हम जो कम निवेश वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हम ये इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएंगे। पर इसमें एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा जी। असल में जो हम ये चाहते हैं या सरकारें चाहती हैं कि बहुत छोटे किसान बहुत एंटरप्रेन्योर बन जाएं, ये किसी हद तक अनरियलिस्टिक है। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये तो एक खुदादाद चीज होती है, ये खाली लोन ले लेने से बनाना इसको बहुत मुश्किल काम है। बिजनेस मैनेजमेंट का तरीका आपको आना चाहिए। तो ये जो छोटे किसान है या जो छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिनका टर्नओवर ही 1 करोड़ 1.5 करोड़ होगा या उस तरीके का, तो वो इस तरीके का प्रोफेशनल मैनेजमेंट या जो प्रोफेशनल तरीके से चीजों को हैंडल करने का सिस्टम कैसे डेवलप कर पाएंगे? आपने और सिराज साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से कहा। देखिए, देश के अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज अगर काउंट की जाए तो करीब 92,000 एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं जी। उसमें से करीब 60,000 फंक्शनल हैं जी। और अगर आप मल्टीपर्पज सोसाइटीज देखेंगे तो उनकी संख्या 10,000 से कम मिलेगी जो मल्टीपर्पज के तौर पे आज की तारीख में काम कर रहे हैं। पीडीएस में इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि कई स्टेट्स के अंदर टैक्स के द्वारा पीडीएस का काम होता है।
कुछ राज्यों के अंदर ये मल्टीपर्पज सोसाइटीज काफी विकसित हैं, जैसे केरला एक देश है, कर्नाटका के कुछ राज्यों के अंदर, कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कुछ सोसाइटीज हैं। लेकिन वो सारी की सारी एग्रीकल्चर संबंधित कार्य नहीं कर रही हैं। पहले जी। दूसरी बात हमें ये रखना चाहिए कि इन सोसाइटीज में जहां जहां अच्छी मैनेजमेंट है वहां कार्य हो रहा है। कुछ स्टेट्स के अंदर इन सारी सोसाइटीज की मैनेजमेंट एक कैडर ऑफिशियल करता है जी, जो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है और डेटाबेस मेंटेन करने की क्षमता प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज में बहुत कम स्टेट्स के अंदर है, डिजिटल डेटा स्टोरेज, क्योंकि उसी के आधार पर एनालिसिस करके वो काफी कार्य आगे अपना विकसित कर सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा यह उठता है कि पैक्स एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा यह आता है कि जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, 10,000 का माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने लक्ष्य दिया है बनाने के लिए एफपीओस का, उसके अंदर छोटे और सीमांत किसान वगैरह जुड़ जाते हैं, लेकिन उसमें भी 5 से 7 साल तक उसको हैंड होल्ड करना पड़ता है। हाँ। अलग अलग तरह के रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा। तो मैं समझता हूं एक रिसोर्स पर्सन्स की सपोर्ट हमेशा इन संस्थाओं को गाइडेंस के तौर पे हमेशा चाहिएगी। अब जब मार्केट में आप जाने लगते हैं हरवीर जी, आप मानेंगे जी कि सिर्फ पैदावार ही काफी नहीं है। पैदावार की क्वालिटी क्या है, मैं किस मार्केट को सर्व कर रहा हूं, मार्केट का अलग अलग सेगमेंटेशन करना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना, तो लीगल नॉलेज होना कॉन्ट्रैक्ट की, जीएसटी की, सर्विस टैक्स की, कंप्लायंस जो कंपनी लॉ है उससे संबंधित जुड़ी हुई चीजें। तो इसमें छोटी छोटी पहल नाबार्ड ने उनके एफपीओस के जो अपने सीईओज हैं, छोटे लेवल पे हम सीईओज बोलते हैं, 20-25 हजार रुपए तनख्वाह पाते हैं पर मंथली, वो गांव से ही आते हैं लोग बाग ज्यादातर, क्योंकि शहर का आदमी 20,000 में कोई गांव में नौकरी करने नहीं जाता है इतना दूर अंदर। सिराज साहब, ये एक जो अभी हर्ष जी कह रहे थे कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है, ये जो एक हैंड होल्डिंग नाबार्ड करता है और अभी एनसीडीसी भी कुछ काम करता है उस तरीके का, लेकिन जिस तरीके का स्किल सेट चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत ही कड़ी स्पर्धा वाले मार्केट में उतरना है। वो तो जहां तक बेसिक चीजें वो तो किसान उगा ही रहा है और मंडी में ला करके बेच ही दे रहा है, ठीक है, आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी अपने घर के पास बना लेगा। और जिस तरीके का इसमें टारगेटेड किए गई चीजें कि 2 करोड़ तक का मैक्सिमम है, तो इसका मतलब जो 1 लाख करोड़ में आप 50,000 से ज्यादा तो एंटिटी या इंडिविजुअल को मिलेगा ही है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन मेला की तरह से हो जाएगी और लोग लोन ले लेंगे और फिर जो नतीजे इसमें अपेक्षित है वो नतीजे ना मिले, जब तक कि एक कोई ऐसा पिरामिड ना हो जो कि आपको नेशनल मार्केट से इंटीग्रेट करता हो और प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको रन ना करे, और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले दिनों कई सारे एफपीओस के बैलेंस शीट और वो देखा हमने, नव किसान नाबार्ड में भी एक अलग से डिवीजन है जो एफपीओस को हैंडल करता है, और एसएफएसी में भी उनका टर्नओवर बहुत छोटा है और उनका जो काम करने का तरीका अभी वो उतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो कैसे हो पाएगा? देखिए, हमने देखा गुज़िश्ता कुछ सालों में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है जी। तो मुझे नहीं लगता कि बैंक्स अब किसी के प्रेशर में आके लोनिंग करेंगे। बहुत मुझे लगता है कि वो रेजिस्ट करेंगे, प्रेशर में आके लोनिंग नहीं करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे 1 लाख करोड़ की लोनिंग अगले 4 साल में हो जाए, ये जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है हम इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, वो तो एक चीज हुई, लेकिन बैंक्स लोन देने के लिए तो तैयार होने चाहिए। तो बैंक्स अपनी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। और इसमें तो मैं बार बार एक मिसाल देता हूं कि हमारे आईआईएम तक के स्टूडेंट जो कि इतने बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनमें से भी बहुत कम ही होते हैं जो अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं। और तीसरी बात यह है कि अपना बिजनेस शुरू करना इंडिया में इतना मुश्किल काम है। आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, मैं चाहूंगा आपके दर्शक पढ़ें जी, उस आर्टिकल को जरूर। रोहन शाह ने लिखा है, आई ट्राइड स्टार्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं, वो तो एक वेयर हाउस बनाना चाह रहे थे, वो भी महाराष्ट्र में।
तो क्या क्या उनको अप्रूवल चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट से चाहिए, कितने सालों से वो ले रहे हैं एनओसी। तो ये एक किसान के लिए या एक छोटे व्यापारी के लिए इंडिया में बिजनेस करना, इंडस्ट्री लगाना इतना आसान नहीं है। इसलिए ईज ऑफ बिजनेस खाली दिल्ली और मुंबई से निकल के बिल्कुल फील्ड तक हमें ले जाना होगी, जिससे कि खाली ईज ऑफ बिजनेस के आंकड़े दिखा के हम ये ना समझे कि हमने बिजनेस करना आसान कर दिया। तो ये हर्षी इसमें एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि आप दोनों लोग एक सही मुद्दे की तरफ जाकर के फोकस कर रहे हैं कि ये ठीक है, आपने एक स्कीम अनाउंस कर दी, बैंक्स कर्जा दे देंगे, नाबार्ड उनके लिए प्रोजेक्ट पे उनको मदद भी कर देगा, लेकिन जो मार्केट की गला काट स्पर्धा है वहां एक तो ये मसला है। दूसरे एक चीज बताइए, ये क्या एक तरह से सरकार ने कहा कि राहत पैकेज में अनाउंस किया था, अगर आप देखें जब कोविड का 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया, हालांकि उसमें एमएसएमई के लिए भी 3 लाख करोड़ का कर्जा ही था, तो ये एक तरीके से राहत तो थोड़ा सा इंटरेस्ट सबवेंशन ही है, बाकी चीजों में भी दे रहे हैं पहले से। एक उदाहरण मेरे सामने है कि जो आपका डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2017 में शुरू किया था, उसमें कोई टेकर ही नहीं है, उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन है और उसमें भी मदद कर रहे हैं, आपका नाबार्ड की तरफ से भी वो दिया जा रहा है और एनसीडीसी की तरफ से, तो बहुत ज्यादा उसमें ऑफटेक नहीं आया। तो ये समस्या इसमें भी आ सकती है। मैं 2-4 चीजें कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लेने का एक तो कृत संकल्प है सरकार जी। दूसरी बात है, किसी चीज को फोकस करके लक्ष्य देना एक अच्छी बात है, क्योंकि लक्ष्य देने से उसके आसपास की सारी चीजें फिर समायोजित की जाती हैं और एक मिशन मोड में उसको आगे लिया जाता है जी। लेकिन काफी चीजें एग्रीकल्चर की स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से चालू की जाएंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और ऑलरेडी कुछ कार्य ऑलरेडी एपीएमसीज को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। जो 3 ऑर्डिनेंस दिए गए हैं अभी भारत सरकार के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और मार्केटिंग वाला ये, और तीसरा जो एस्मा वाला जो है, ये लिमिट्स वगैरह जो रिलैक्स की गई हैं उसमें, तो ये तीनों मिलकर के एक एनवायरमेंट जरूर क्रिएट करती हैं जिसके अंदर लार्ज वैल्यू चेन्स आकर के शायद एक नई मैं सिराज साहब, हर्ष जी समय की कमी है, मैं एक अंतिम कमेंट आप दोनों लोगों से लूंगा। सिराज साहब ये बताइए कि 3 कानून, उसके बाद फंड, और अभी तक इसके पहले की स्थिति हमारे देश में जो एग्री प्रोसेसिंग है वो सिर्फ 10% है, जो फ्रूट वेजिटेबल में 2% है, मिल्क में ज्यादा है, इसलिए 10% हो जाता है। तो ये क्या ये क्रांति आ पाएगी इन सबको मिलाकर के एक नया बिजनेस एनवायरमेंट? छोटा सा कमेंट लास्ट आपका सिराज साहब। देखिए, प्रोसेस्ड फूड की तो मुझे लगता है इंडिया में इतनी डिमांड नहीं है जी, और जो हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं वो तो कहते हैं प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, इसलिए खाली प्रोसेसिंग की परसेंटेज से हमें गवर्न नहीं होना चाहिए। अगर हम लॉसेस को अपने कम कर दें प्राइमरी प्रोसेसिंग के जरिए, वो भी किसानों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। तो ये मैं इसी नोट पे अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ये एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसके ऊपर आप सबने हमसे चर्चा की, और कुल मिला के सरकार का जो स्टेप्स है कि पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन, फिर 2 अध्यादेश मार्केटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये जो चौथा चरण है उसके जरिए सरकार कहना चाहती है कि हम कृषि क्षेत्र में निवेश और किसानों की आमदनी को बेहतर करने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ कड़वी सच्चाई भी है जो जमीनी है, और अगर उनकी तरफ नहीं देखा गया तो ये मकसद बहुत आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा स्वराज एक्सप्रेस पर हमारे साथ आने के लिए, और हम लोग जल्दी मिलेंगे हिंद किसान की बात के अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ। नमस्कार।